हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आपका 25 मई के प्रीलिम्स बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आज का पहला आर्टिकल बात करता है इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के बारे में, जो कि 22 मई को ऑब्जर्व किया गया था। तो इसके लेके कुछ चीज़ें हैं जो बताना चाहूँगा कि पहले कई सारे डे होते हैं, सारे डे उतने इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं, जैसे हमारी ज़िंदगी में सारे डे इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं। ये डे स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि CBD की सेक्रेटेरिएट इसकी थीम डिसाइड कर रही है और इसकी थीम है वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो अगर चांसेस ज़्यादा बनते हैं कि CBD जैसी कोई बॉडी है या फिर UNFCCC कुछ डालती है, तो वो हमें पता होना चाहिए। और इस केस में स्पेसिफिकली ये कब मनाया गया? तो 22 मई को। इसकी थीम क्या थी? विच वॉज वी आर पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। तो इससे हमें कुछ चीज़ें याद आनी चाहिए कि पहले की CBD है क्या, कन्वेंशन ऑन बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी कब साइन हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है। तो ये साइन हुई थी 1992 में, जब अर्थ समिट थी तभी। और ये क्या है भाई? असल में एक ट्रीटी है जो कि क्या प्रमोट करती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट कैसे होगी? जब जो भी डेवलपमेंट है वो बिना नेचर को ज़्यादा नुकसान पहुंचाए की जाएगी इन अ प्रॉपर सस्टेनेबल वे में। बातें रिपीट कर रहा हूँ एक तरह से, बट इट इज़ ऑल अबाउट दैट कि आप चीज़ों को कंजर्व करेंगे और जो भी डाइवर्सिटी है उसको बचाएंगे, और साथ ही साथ जो रिसोर्सेज निकल रहे हैं किसी एक कम्युनिटी से या कहीं से, उसको कोई मोनोपोलाइज नहीं करेगा। फॉर एग्जांपल, तुलसी का काढ़ा या फिर तुलसी का इस्तेमाल इंडिया में किया जाता है काफ़ी टाइम से। अब तुलसी पे कोई पेटेंट लेके उससे कोई दवा बना के इंडिया में ही बाकी कंपनियों को रोक दे, आपके घर में आके कहे कि भाई आप तुलसी के पौधे का यूज़ ना करो। तो ये ऐसे एग्जांपल है जो कि दिखाता है कि भाई डाइवर्सिटी का या जो रिसोर्सेज उसका सही इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। जस्ट फॉर एग्जांपल। इसके अलावा जेनेटिक रिसोर्सेज होते हैं उसका भी इस्तेमाल, जैसे अफ्रीका के कुछ देशों में कुछ अगर दवाइयाँ मिलती हैं, कुछ ट्रेडिशनल जो चीज़ें वो यूज़ किया करते थे उसको मार्केटाइज करके कोई कंपनी उसका IP ले ले और उनको ही इस्तेमाल ना करने दे। ये सभी चीज़ें जो होती हैं वो आती हैं इसी डाइवर्सिटी को सेव करने के अंतर्गत। तो इसका एक ही एंगल नहीं है, ये इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप अगर 3-4 ऑप्शन आए तो उसमें थोड़ी सी क्लैरिटी हो आपको। तो ये जो CBD है इसका काम है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी को बचाना, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इस्तेमाल उसको बढ़ावा देना, और इक्विटेबल शेयरिंग ऑफ बेनिफिट्स जो निकलेंगे जेनेटिक रिसोर्सेज से। तो CBD का अब इतना कर ही नहीं, तो CBD का सेक्रेटेरिएट कहाँ है? तो भाई ये मॉन्ट्रियल में है। और एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ कि इसको कौन ऑपरेट करता है, किसके अंदर ये ट्रीटी ऑपरेट होती है, फंडिंग वगैरह बहुत सारे झमेले होते हैं, अक्सर हम इन क्वेश्चंस में फंस जाते हैं। तो CBD डज इट ऑपरेट्स अंडर UNFCCC और डज इट ऑपरेट्स अंडर UNDP या फिर ये UNEP के अंतर्गत आता है? तो आपका सही आंसर इट इज़ अंडर UNEP, यूनाइटेड नेशंस एनवायरमेंट प्रोग्राम। ये चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जो हमें कंफ्यूज कर सकती हैं। और इसके अलावा जो COP होता है इसके अंदर, COP मतलब वो पार्टीज़ होती हैं, वो कंट्रीज़ आई हैं जो इस ट्रीटी के तहत आई हैं, और वो मिलती हैं हमारे पास और चेक करती हैं कि भाई क्या प्रोग्रेस हुई, क्या और ज़रूरत है चीज़ें बदलने की। इस CBD को 1992 में जब साइन किया गया था, उसके बाद से कन्वेंशन में लगातार इंप्रूवमेंट की गई। इसमें कुछ और प्रोटोकॉल्स जुड़े गए हैं, जैसे कार्टेजिना प्रोटोकॉल या नागोया प्रोटोकॉल। तो कार्टेजिना प्रोटोकॉल पहले बात करता है LMOs के बारे में, लिविंग मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स के बारे में। यानी हमने कोई BT ब्रिंजल बना दिया, कोई नई चीज़ डेवलप कर ली, और लेट्स से US ने डेवलप कर लिया और इंडिया को उन्होंने भेज दिया, इंडिया को बिना बताए कि भाई ये किस प्रकार का ब्रिंजल है या किस प्रकार का मस्टर्ड है। तो उन सभी चीज़ों को ध्यान रखने के लिए कार्टेजिना प्रोटोकॉल बहुत काम करता है कि जब भी ऐसा कोई मॉडिफाइड लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक देश से दूसरे देश जा रहा है, यूज़ किया जा रहा है या ट्रांसपोर्ट या ट्रांसफ़र किया जा रहा है, तो उसकी प्रॉपर जानकारी दी जाए, पहले से अप्रूवल लिया जाए, राइट। और ये जितने भी प्रोटोकॉल हैं, मैं आप पे उम्मीद करता हूँ कि आपने एनवायरमेंट में पढ़े होंगे और आप डीपली पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देन देयर इज़ नागोया प्रोटोकॉल जो अगेन 2010 में हुआ था। इसके तहत ये बात थी कि जो भी जेनेटिक रिसोर्सेज होंगे उससे जो बेनिफिट्स आएंगे वो सबको इक्वल तरीके से बांटे जाएंगे। इनमें से किस में आप मुझे बताइए AIA का कॉन्सेप्ट है? क्या होता है AIA? और डिटेल में बताऊँ मैं तो एडवांस्ड इन्फॉर्म्ड एग्रीमेंट, जो कि LMOs के केस में होता था। तब LMO बताया तो आपको पता होना चाहिए कि वो कार्टेजिना की बात हो रही है। तो जो भी ऐसा की टर्म है जो आपको मिला, आप उसको किसी एक प्रोटोकॉल के साथ अटैच कर लेंगे, तब वो प्रोटोकॉल आपको ज़्यादा आसानी से याद रहेगा। सो अब इसमें आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और पॉइंट जो छूट गया था, HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स। कई सारे इसमें क्लासेस ऑफ टारगेट सेट किए गए थे कि भाई हमें 2011 से लेकर 2020 तक बायोडाइवर्सिटी को कैसे बढ़ाना है और कैसे जो रोकना है, इसकी घटती हुई जो बायोडाइवर्सिटी है उसको रोकने के लिए टारगेट्स से। बहुत लंबी कहानी है HE बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स की, जो आपको एनवायरमेंट के अंदर कराई गई है। तो आई होप आप उसको ढंग से रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट न्यूज़ इज अबाउट ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप, जो इंडिया ने 7वां ब्रिक्स का अभी एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप होस्ट किया है, जो कि ऑब्वियसली किसके अंतर्गत? साइंस टेक्नोलॉजी इनोवेशन ट्रैक ऑफ ब्रिक्स 2021 के अंतर्गत। तो ये नेचुरल सी बात है, आपको पता ही होना चाहिए कि ये ब्रिक्स के अंदर कौन सी कंट्रीज़ हैं, विच इज़ ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। जो पहले कॉन्सेप्चुलाइज हुआ था ब्रिक के रूप में, एस बाद में आया इसमें। ब्रिक वो कंट्रीज़ थी जो बहुत तेज़ी से डेवलप कर रही थी, और एक ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट थे ओनील, उन्होंने ऐसा बोला था कि ये 4 कंट्रीज़ जो हैं
बहुत अच्छे से डेवलप करी। तो उसी से प्रेरणा लेके इन चारों कंट्रीज़ ने मिलकर बैठ के बात करना शुरू किया था और बाद में उसमें साउथ अफ्रीका को भी जोड़ दिया गया था। फिर ये ब्रिक्स बन गई थी और ब्रिक्स का काम क्या है कि भाई ये ऐसी डेवलपिंग कंट्रीज़ है जो बहुत तेज़ी से विकास कर रही हैं और ये चाहती हैं कि इनका भी स्टेक जो बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे एशियन डेवलपमेंट बैंक या फिर IMF, वर्ल्ड बैंक, जहाँ पे इनका शेयर इन सभी का बहुत कम है। चाइना, इंडिया, ब्राज़ील, रशिया और साउथ अफ्रीका, ये बड़ी इकोनॉमीज़ है, तेज़ी से विकास कर रही हैं, लेकिन इनको उतना शेयर नहीं दिया जा रहा ग्लोबल रिसोर्सेज में। इंडिया से ज़्यादा शेयर अगर इटली के पास होगा तो भाई अन्याय ही है ना। तो उस तरह की बातें हैं। तो इन लोगों ने मिलकर एक नया इंस्टीट्यूशन सेटअप किया, चाहे उसमें नेशनल डेवलपमेंट बैंक की बात हो या और फाइनेंशियल मैकेनिज्म जो ये बना रहे हैं। तो ये हो गई इसकी बात। तो पहली बात, अब ये एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप है क्या? ये साइंस के 5 थीमेटिक एरियाज इन्होंने डिसाइड किए हैं जहाँ लोग मिलकर कोलैबोरेट या बात करने की कोशिश करेंगे। तो उसमें से एक है एस्ट्रोनॉमी, जो कि इस्टेब्लिश किया गया था 2015 में। तो ब्रिक्स एस्ट्रोनॉमी वर्किंग ग्रुप 2015 में इस्टेब्लिश किया गया था। अभी इसमें इंडिया में इस पर वर्किंग ग्रुप का कॉन्फ्रेंस हुआ था, मीटिंग हुई थी, राइट। तो अगला पॉइंट आता है कि इस मीट से क्या निकलता है बाहर। तो ये बता रहे थे कि भाई टेलीस्कोप्स मेंबर कंट्रीज़ में एक नेटवर्क उसका बनना चाहिए ताकि रीजनल डेटा नेटवर्क बन पाए इन देशों के बीच में। रीजनल डेटा नेटवर्क से क्या होगा, अगर अलग अलग देशों की ऑब्जर्वेशन स्किल्स, अलग अलग देशों के ऑब्जर्वेशन लेवल्स दूसरे होते हैं, वो साथ में आएंगे, उसको टैली करके एक बेहतर डेटा स्ट्रक्चर डिराइव कर पाएंगे जो उनको बाद में डिस्कवरीज में और साइंस, स्पेसिफिकली एस्ट्रोनॉमी के क्षेत्र में आगे और रिसर्च करने में मदद करेगा। तो ब्रिक्स के बारे में बेसिक जानकारी मैं पहले ही दे चुका हूँ और इसकी चेयरमैनशिप किसके अंदर रहती है, ये एक पॉइंट छूट गया था, जो ये मूव करती रहती है कंट्री टू कंट्री। जैसे ब्रिक्स है तो पहले ब्राज़ील, फिर रशिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, इस तरह मूव करती है। 2020 में जो 12th एनुअल ब्रिक्स समिट थी वो रशिया ने होस्ट की थी, जिसका थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। और 2021 की इंडिया ने होस्ट की है या करने वाली है, सॉरी, जिसमें जो थीम होगी वो होगी इंट्रा ब्रिक्स कोऑपरेशन फॉर कंटिन्यूटी, कंसोलिडेशन एंड कंसेंसस। तो हमारे देश में हो रही है तो हमें ये तो पता होना चाहिए कि अच्छा इस बार की ब्रिक्स की थीम क्या है। इससे पहले गोवा में क्या इसकी थीम हुई थी, सॉरी गोवा में इसकी मीटिंग हुई थी, अब कुछ याद है वहाँ कुछ साइन हुआ हो या कुछ स्पेशल किया था गवर्नमेंट ने। तो ऐसी चीज़ें हैं, जब भी इंडिया में कोई ऑर्गेनाइजेशन की मीटिंग हो रही है तो वो आपको पता होना चाहिए, समिट हो रहा है। तो देन वी मूव टू माउंट यारगोंगो, जो कि है कोंगो में। इसमें फिर से एक बार विस्फोट हुआ और इंडियन जो आर्मी के कंटिजेंट, पीस कीपिंग फोर्सेज UN में वहाँ पे थी, उन्होंने लोगों को बहुत सारा इवैक्यूएट किया। तो काफ़ी तारीफ उनकी हुई है। तो जान लेते हैं क्या है भाई माउंट यारगोंगो, जो कि एक स्ट्रेटो वोल्केनो है जो कि विरुंगा माउंटेन्स में है। अब सवाल ये है कि विरुंगा माउंटेन्स कहाँ पर हैं, स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, एल्बर्टीन रिफ्ट क्या होती है और कहाँ पर सिचुएटेड है ये। तो पहली बात, विरुंगा माउंटेन्स के पास ही विरुंगा नेशनल पार्क है। तो विरुंगा का नाम मेंशन आते ही आपको दिखना चाहिए कि भाई साउथ इंडिया या फिर ऊपर कश्मीर में ये नेशनल पार्क नहीं है, ये असल में कोंगो का नेशनल पार्क है जो कि अफ्रीका में है। यहाँ पर कौन से अभी वोल्केनो एक्टिव है, तो माउंट यारगोंगो की एक्टिव स्ट्रेटो वोल्केनो। स्ट्रेटो वोल्केनो क्या होता है, अगर मैं आपको कोई और नाम बताऊं जो थोड़ा एसोसिएटेड भी है वोल्केनोज के साथ, तो ये कंपोजिट वोल्केनोज भी कहलाते हैं। मतलब ऐसे वोल्केनोज हैं जो लेयर बाय लेयर फॉर्म होते हैं, इनमें अक्सर विस्फोट होता रहता है। तो लेट्स से यहाँ से अगर कोई विस्फोट हुआ तो पहले एक लेयर बनेगी, फिर उसके ऊपर दूसरी लेयर बनेगी, तो इस तरह का स्ट्रक्चर होता है, इसलिए इन्हें कहते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो। और माउंट यारगोंगो की खास बात यह है कि इसे वोल्केनो ऑफ द डिकेड भी कहा गया है, स्पेशली फोकस किया गया है डिकेड वोल्केनो, नॉट वोल्केनो ऑफ द डिकेड, डिकेड वोल्केनो। मतलब ये बहुत अहम वोल्केनो है जिसके ऊपर स्टडी करने के लिए कहा गया है कि भविष्य में हमें और भी डेटा मिल सकता है, क्योंकि अभी इसमें लगातार विस्फोट हो रहे हैं। तो ये विरुंगा नेशनल पार्क कोंगो में है और इसके अंदर एक क्रेटर है जिसके अंदर एक लेक भी है। जो स्पेशल बात है इसके अंदर कि इसके अंदर एक लेक है। ये दोनों मिलकर ऑलमोस्ट 40% जो अफ्रीका का हिस्टोरिकल वॉल्केनिक इरप्शन इन्हीं दो के थ्रू होता है। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि एक तो नियार नाम जहाँ भी आए समझिए अफ्रीका के वॉल्केनोज हैं, और ये स्पेसिफिकली इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक तो डिकेड वॉल्केनो है ये और लगातार विस्फोट होता है। तो स्ट्रेटो वॉल्केनो क्या होता है, कंपोजिट वॉल्केनो क्या होता है, और दूसरा शील्ड वॉल्केनो किसे कहते हैं, कुछ पता है आपको? कहाँ पर कौन से लावाज फॉर्म करते हैं, ऑब्वियसली रिवाइज कर लीजिए आप। तो जो मैंने बोला आपको कि स्ट्रेटो वॉल्केनो, इसमें कई सारी लेयर्स बनती हैं, ज़्यादा विस्कस इसका लावा होता है जो मूव करता है, इसलिए पहले वो फटेगा, फिर वो ठंडा होगा, फिर उसके ऊपर फिर विस्फोट होगा, तो फिर उससे लावा आएगा। तो वो तरह के लेयर बाय लेयर ऐसे फॉर्म करता है। जबकि शील्ड वॉल्केनो टाइप जो वॉल्केनोज होते हैं वो ज़्यादा विस्फोटक होते हैं और कम उनमें विस्कस होता है मटेरियल, लावा जो निकलता है उनसे, तो इसलिए वो ज़्यादा लेयर्स फॉर्म नहीं करता, दूर तक स्प्रेड होता है। तो ये बेसिक डिफरेंस है इसके बारे में। और एक बार इसकी लोकेशन देख लेते हैं कहाँ। ये है कोंगो, ऑब्वियसली डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो, रवांडा के जस्ट साइड में। ये रवांडा, बुरुंडी इसके साथ की कंट्रीज़ हैं। खास बात है क्या जो इस रीजन के आसपास में अफ्रीका में आपको कौन सी ऐसी कंट्रीज़ याद हैं जो कि लैंडलॉक्ड हैं? रवांडा, बुरुंडी और अंगोला में अगर मैं आपसे पूछूं कौन सी कंट्री लैंडलॉक्ड नहीं है, तो आपको पता होना चाहिए कंट्री लैंडलॉक नहीं है। इस रीजन को आप इस हिसाब से भी कवर कर सकते हैं कि जब आप इबोला को पढ़ रहे हैं,
जो इस रीजन में स्प्रेड हो रहा है, या फिर अलग अलग तरह की, जब आप साहिल रीजन ऊपर पढ़ रहे हैं, यहाँ जो साहिल रीजन आता है, तो साहिल रीजन कवर करते टाइम आप नीचे की कंट्रीज़ पे भी एक नज़र मार ले तो बेहतर तरीके से याद रहेगा। यहाँ पर आपको विक्टोरिया लेक इस साइड कहीं दिख जाएगी, तो विक्टोरिया लेक के आसपास की कौन सी कंट्रीज़ हैं, इस तरह आप इसको बेहतर तरीके से कवर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 17+1 प्रोजेक्ट के बारे में। तो 17+1 प्रोजेक्ट पहले है क्या, ये देख लेते हैं। तो 1 इसमें है चाइना, जिसने प्रोजेक्ट शुरू किया था, और बाकी 17 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ मोस्टली, जिसके साथ कोशिश की थी चाइना ने कि वो एग्रीमेंट करेगा और एक BRI जो उनका कॉरिडोर बन रहा था, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव जो बनाने की कोशिश चाइना कर रहा था, उसके अंतर्गत इस पूरी रीजन को जोड़ेगा ताकि कॉपरेशन बढ़े सेंट्रल और ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और बीजिंग के बीच में। और इसमें जितनी कई सारी ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ हैं जो ज़्यादा अभी तक वेस्टर्न यूरोपियन स्टैंडर्ड पे नहीं जी रही हैं, मतलब उनका लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट उतना नहीं है, जैसे लैटविया, हंगरी, इस्टोनिया, बल्गेरिया जैसी कंट्रीज़। तो इन्होंने फोकस किया था कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट रन करेंगे। और जैसे हमें पता है कि जब भी कोई रेलवे लाइन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चाइना रन करती है तो हमेशा सामने वाली कंट्रीज़ को डेट ट्रैप में फंसाने की कोशिश करती है। तो डेट ट्रैप का डर होता है लोगों को, और ऑब्वियसली रशिया और अमेरिका का स्पेसिफिकली प्रेशर रहता है कंट्रीज़ के ऊपर कि आप ना जाएं चाइना के साथ। हालांकि चाइना इतना ज़्यादा सस्ता लोन देता है, इतनी ज़्यादा बातें अच्छी करता है और इतना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है कि कंट्रीज़ में फंस जाती हैं। तो रिसेंटली अभी न्यूज़ ये आई थी कि एक कंट्री ने से हाथ पीछे खींच लिया है, वह लिथुआनिया। अब इन्होंने हाथ क्यों पीछे खींचा कि भाई क्योंकि इन्हें लग रहा है कि शायद ये डेट डिप्लोमेसी में फंस जाए। और इसके अंदर जो ये न्यूज़ है इसमें हमें ये देखना पड़ेगा कि इसमें 12 यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, EU मेंबर कंट्रीज़, और 5 बाल्कन कंट्रीज़ हैं। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि हमने ये बात करी तो ग्रीस को आप कहाँ रखेंगे, तो ग्रीस इज़ अ मेंबर ऑफ दिस प्रोजेक्ट। तो ऐसी कोई कंट्री जिसको आप नॉर्मली एसोसिएट नहीं करते हैं ईस्टर्न यूरोप या सेंट्रल यूरोप से, अगर वो देश आपको दिख रहा है जो आपको ऑप्शन में फंसा सकता है, जैसे ग्रीस यहाँ पे आपको दिख सकता है जो फंसा सकता है, आपको लगा ग्रीस तो भाई पिग्स के अंदर भी आता था, यूरोपियन यूनियन ने वहाँ तो हेल्प भी करी थी। तो इसमें तो कई सारे देश यूरोपियन मेंबर्स हैं, लगभग 12 ऐसे देश हैं जो EU मेंबर स्टेट्स हैं। तो इसलिए ऐसी कंट्रीज़ जो थोड़ी आपको आउट ऑफ द बॉक्स लगे उसको याद ज़रूर कर लीजिए। 17+1 प्रोजेक्ट के अंदर जो देश जिसने हाथ पीछे खींचे वो ये रहा। इसके आसपास बेलारूस है, पोलैंड है, यूक्रेन है, रशिया के पास है बिल्कुल ये। तो ये सारी कंट्रीज़ एक बार आप यूरोप के मैप पे एटलीस्ट उसको देख लें ताकि आपको रिवाइज ठीक से हो जाए। अगला पॉइंट है गलवान वैली के बारे में, जहाँ पर एक छोटा सा फेस ऑफ दोबारा हुआ है। गलवान वैली वो जगह है जहाँ पर गलवान रिवर फ्लो करती है, माउंटेन्स के बीच का इलाका, जहाँ इंडिया और चाइना में काफ़ी विवाद हाल के समय में देखा गया, और यहाँ तक कि हमने देखा कि आर्मीज़ भी दोनों की एक दूसरे से टकराई थी, कई लोगों की जान गई थी। और तो जब गलवान रिवर की बात हो ही रही है तो देख लेते हैं गलवान रिवर का सोर्स क्या है जो हमें पता होना चाहिए, विच इज़ अक्साई चिन, जो कहाँ पर है, ऑब्वियसली चाइना के कब्जे में, वहाँ से रिवर बन के आती है और ये ईस्ट टू लद्दाख जाती है जहाँ ये शॉक रिवर से मिलती है, जो कि ऑब्वियसली इंडिया में है। तो ख़ास बात यह है कि जो गलवान वैली की लोकेशन है जो आपको यहाँ दिख रही है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसको इंडिया जोड़ने लग गई थी। पहले नॉर्मली इंडिया यहाँ पर रोड वोड नहीं बनाती थी, और चाइना ने पूरे अक्साई चिन के रीजन में, इस पूरे रीजन में ज़बरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया था। तो इंडिया को लगा था कि अब हमें भी ज़रूरत है बहुत ज़्यादा कि हमारी आर्मी एयरफोर्स अगर कभी यहाँ चाहे तो जल्दी उतर पाए। तो इसलिए इन्होंने यहाँ पर एक दौलत बेग गोल्डी रोड बनाया था, जिसमें एक एयर स्ट्रिप भी बनाई थी यहाँ इसी के आसपास इस रीजन में, दौलत बेग ओल्डी रोड। तो इसके जब वेस्टर्न एंड पे श्योक रिवर के आगे जाके उन्होंने रोड बनाना स्टार्ट किया तो चाइना को लगा कि नहीं भाई ये अगर यहाँ रोड बना लेंगे तो इनकी आर्मी एयरफोर्स जल्दी यहाँ मूव कर पाएगी, तो उससे उनको काफ़ी दिक्कत थी। खास बात यह है कि यहाँ का जो रीजन है, यहाँ के रीजन की इंपॉर्टेंस ये है कि यहाँ पे जो कब्जा कर लेगा इस गलवान वैली के आसपास के रीजन में, मतलब आसपास रीजन मतलब 100-150 किलोमीटर की बात मैं कर रहा हूँ, वहाँ पर अगर कोई कंट्री अपना कंट्रोल कर लेती है तो वो न सिर्फ लेट्स से अगर इंडिया को पूरा स्ट्रेटजिक कंट्रोल मिल जाए तो इंडिया के लिए तिब्बत में घुसना बहुत आसान हो जाएगा कभी ज़रूरत पड़े तो। वैसे ऐसे नहीं कि कभी घुस जाएंगे, पर एक थोड़ा सा स्ट्रेटजिक एडवांटेज रहेगा, ये अपर टेरेन पे पहुंच जाएंगे। जबकि यहीं से ठीक अगर चाइना चाहे तो लद्दाख में एंटर कर सकता है। तो मैं अभी उसकी डिटेल में इसमें नहीं जाऊंगा जो जियोलॉजी ज्योग्राफी है उसके ऊपर, पर ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट था गलवान वैली का। और जिनजियांग तिब्बत रोड इसके जस्ट पास में है। जिनजियांग तिब्बत रोड से सारा सप्लाईज जाता है तिब्बत के रीजन को, और चाइना को हमेशा टेंशन रहती है तिब्बत के बारे में, इसलिए वो ज़्यादा इनसिक्योर रहता है इस रीजन के बारे में। तो इंडिया ने रोड और एयर स्ट्रिप जब बनाया था तो उनकी जान ऐसी निकल रही थी। तो ये एक बेसिक कहानी थी। और इंडिया चाइना के विवाद को अगर हम देखें तो 3 इसको लेयर में बांटते हैं, एक तो वेस्टर्न सेक्टर, मिडिल सेक्टर और ईस्टर्न सेक्टर। नॉर्मली मिडिल सेक्टर सबसे पीसफुल सेक्टर माना जाता था, यहाँ पे कुछ नहीं होता था विवाद, और दोनों ने एक तरह से बोल लिया था चलो ये बाउंड्री सही है, सेट है। प्रॉब्लम ये थी वेस्टर्न सेक्टर में इंडिया का कहना है कि ऑब्वियसली चाइना ने हमारे एरिया पे कब्जा कर रखा है, और ईस्टर्न सेक्टर में चाइना का कहना है कि इंडिया ने उनका अरुणाचल प्रदेश जो उनका है वो हमारे पास है। तवांग वैली स्पेसिफिकली जो बुद्धिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है,
वो उस पर अपना अधिकार बताते हैं। तो ये 3 सेक्टर्स हैं, मिडिल सेक्टर, ईस्टर्न सेक्टर और वेस्टर्न सेक्टर। इसमें सबसे लंबा वेस्टर्न सेक्टर्स है और सबसे छोटा मिडिल सेक्टर। और अभी हम देख रहे हैं ईस्टर्न सेक्टर में, चाहे वो सिक्किम हो, मिडिल सेक्टर हो, हर जगह विवाद और तनाव बढ़ गए थे इन दोनों देशों के बीच में। सेक्टर्स आपको थोड़े क्लियर होने चाहिए। देन वी मूव टू नेक्स्ट पॉइंट विच इज़ अबाउट इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन स्कीम, जो यूके ने शुरू की है। इसके तहत जो भी अगर उनके देश जाना चाहेगा, अगर कोई ट्रैवलर्स, किसी लोगों के पास अगर यूएस का वीज़ा होता है तो कई देशों में आप यूएस वीज़ा दिखा के ही घुस जाते हैं कि भाई आओ आपके पास यूएस वीज़ा है, तो आप 25-30 देश ऐसे ही जा सकते हैं। पासपोर्ट पे लग गया यूएस स्टैम्प, तो डेट्स इट इनफ। तो उसी तरह से यूके का भी कुछ रूल है कि कुछ देशों के वीज़ा जब आपके पास हैं तो आप यूके एंटर कर सकते हैं। तो वो लोग जो वहाँ ऐसे ही एंटर करते थे एज अ टूरिस्ट और कुछ दिनों के लिए, 1 हफ्ते के लिए, वो ऐसा नहीं कि हमेशा के लिए, कुछ टाइम पीरियड के लिए आप एंटर कर सकते हैं किसी भी देश में, एक दूसरे देश के वीज़ा पर भी, जो ज़्यादा इसे कह सकते हैं सिक्योर माना जाता है। तो जब आप कोई अब विदाउट वीज़ा इमिग्रेशन स्टेटस के लिए अप्लाई करेगा यूके जाने के लिए, तो उसको पहले अपनी सारी एक डिटेल देनी होगी, जिसके लिए उनकी इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन की जाएगी कि भाई अगर आप शॉर्ट हॉलीडे पे भी आ रहे हैं तो पहले वो आपको चेक करेंगे कि भाई आदमी सही है या नहीं, या ये जो पर्सन है या ये शुड बी अलाउड और नॉट। तो वो किस लिए है? सिक्योरिटी चेक बढ़ाने के लिए। और ये सब ऑटोमेटिक तरीके से होगा, पूरा चेक करेंगे जहाँ जहाँ हो सकता है डेटाबेस में, ताकि आप तभी जा पाएँ जब आपको क्लियरेंस मिल जाए। ये स्कीम, इससे खास बात है, इससे ही पता लग जाएगा कितने लोग कितनी बार कहाँ कितने देशों में एंटर किए हैं और वो यूके में एंटर कर रहे हैं, तो उनकी सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा अच्छा है। अगला पॉइंट है कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के बारे में। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने हाल ही में अपना 12th एनुअल डे मनाया। सवाल ये, क्या CCI एक स्टैचुटरी बॉडी है या एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है? तो ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जो 2003 में स्टैब्लिश की गई थी। कितने चेयरपर्सन होते हैं इसमें, कितने मेंबर्स होते हैं, कौन इसको अपॉइंट करता है? तो इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, 1 चेयरपर्सन होता है, और इसको अपॉइंट ऑब्वियसली सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। क्या करती है? इनका मेन काम है कि भाई जो एंटी कॉम्पिटिटिव चीज़ें हैं, मोनोपोलाइज ना करने दे वो किसी भी सेक्टर को, किसी भी एक कंपनी को, पूरा इलाका, ये इनका मेन काम है। तो ये देखते हैं कि कोई कंपनीज आपस में ऐसे मर्ज ना करे, इस तरह ना मिले या इस तरह ना आपस में एग्रीमेंट करे कि बाकी पूरे सेक्टर की और कंपनियों के नुकसान में हो, या कोई वो अपने हित के लिए पूरे सेक्टर को ना डामाडोल कर दे। तो इनका काम यहाँ होता है। और आपने अक्सर CCI को देखा होगा, जो भी टेलीकॉम पॉलिसीज़ हुई थी, टेलीकॉम रेट्स घटते बढ़ते रहते थे, जो विवाद इन कंपनीज़ के बीच में होता था, वहाँ पर बहुत से न्यूज़ में रहे थे, कई चीज़ें इन्होंने रिकमेंड करी। तो CCI एक स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका फाउंडेशन डे हाथ में मना गया था। ये था आज का इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स। देखते हैं कितना आपको इसमें से याद है। कार्टाजीना प्रोटोकॉल ऑन बायोसेफ्टी एम्स एट शेयरिंग द बेनिफिट्स अराइजिंग आउट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ जेनेटिक रिसोर्सेज इन अ फेयर एंड इक्विटेबल वे। ट्रू और फॉल्स? BRICS Astronomy Working Group provides a platform for BRICS member countries to collaborate in the field of astronomy. Mount Yaragongo is in Indonesia. 17+ project is a China-led format founded in 2012 in Budapest. CCI is a non-statutory body. बताइए कितने सही हैं कितने गलत हैं। आई होप आपने सारे सही किए हों। तो आज के लिए इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।